साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत हूँ और ये बीए फिफ्थ सेम का जो चौथा पाठ है उसका चौथा भाग है, यानी अंतिम भाग है। तो साथियों, इसमें हम लोग क्रांति के प्रभावों की चर्चा करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे। साथियों, फ्रांस की क्रांति एक युगांतरकारी घटना थी जिसने न केवल फ्रांस को अपितु यूरोप तथा विश्व के सभी लोगों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा है। विद्वान फार हाइडर ने इसे मानवता के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना माना है। क्रांति के सिद्धांतों के नारे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नारों ने न केवल संपूर्ण यूरोप अपितु सारी दुनिया पर प्रभाव डाला। स्टेवार्ड ने क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी रहे कि उनका कोई भी संतोषजनक मूल्यांकन करने पर वे संपूर्ण फ्रांस का इतिहास एवं 1789 से यूरोप का स्वरूप लेंगे। ऐसा कहा जाने लगा कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। जहाँ कई विद्वानों ने क्रांति को एक महत्वपूर्ण घटना माना है, हालांकि कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। क्योंकि ये घटना फ्रांस से संबंधित थी, अतः स्वाभाविक है कि इसने सबसे अधिक फ्रांस को ही प्रभावित किया। क्रांति ने फ्रांस की राजनीति, धर्म एवं समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन किए। सबसे पहले एंड ऑफ मोनार्की, यानी इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में बूर्बो वंश का निरंकुश राज्य था। बूर्बो वंश के शासक राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। शासकों की निरंकुशता ही लोगों में फैले असंतोष का कारण थी। तो लुई 16वें की मृत्यु के साथ ही फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके अलावा सामंतवाद के अवशेषों का भी अंत हो गया। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज सामंतवाद के बंधनों से जकड़ा हुआ था। समाज के विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, कुलीन तथा पादरियों का प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर एकाधिकार था। वे विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस क्रांति ने सामंतवाद के अवशेषों का अंत कर दिया। इससे गणतंत्रीय सिद्धांतों की स्थापना हुई। साथियों, इस क्रांति के कारण से एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जो लोक संप्रभुता एवं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों पर आधारित था। क्रांति ने जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया। इससे मानव अधिकारों की घोषणा भी हुई, यानी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्रांति द्वारा फ्रांस के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। क्रांति से पहले साधारण वर्ग के लोगों के पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे। विशेष अधिकार क्या, सही बात तो ये कोई अधिकार थे ही नहीं। क्रांति काल में राष्ट्रीय सभा ने 27 अगस्त 1789 को संविधान बनाने से पहले अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, जैसे संपत्ति रखना, कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट, योग्यता के आधार पर ऊंचे पद मिलना आदि। तो इस प्रकार से मानव अधिकारों की प्राप्ति हुई, इसी के वजह से, इसी क्रांति के कारण। साथियों, इससे शासन व्यवस्था में भी सुधार हुआ। फ्रांस में क्रांति का एक प्रमुख कारण शासन व्यवस्था में व्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था भी थी, और इस क्रांति के कारण से शासन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। इसके कारण से साथियों, न्याय व्यवस्था में भी सुधार हुआ और सैनिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ। 1789 के बाद फ्रांस की सैनिक व्यवस्था में भी अनेक सुधार किए गए। शाही सेना को समाप्त करके राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। सेना में कुलीन वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सेना के ऊंचे पद योग्यता के आधार पर दिए गए। सैनिकों के वेतन, कपड़ों, भत्ते, पेंशन, भोजन आदि में गुणात्मक सुधार किए गए। साथियों, इसमें मध्य वर्ग की शक्ति का उदय भी हुआ। क्रांति से पहले फ्रांस के शासन पर उच्च वर्गों का आधिपत्य था, जिनमें कुलीन व पादरी सम्मिलित थे। लेकिन अब जब क्रांति के बाद में जो मध्य वर्ग था, उसको इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान मिला। साथियों, फ्रांस की क्रांति के कारण से इसके अलावा शिक्षा और साहित्य का भी विकास हुआ और धार्मिक परिवर्तन भी हुआ। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च एक महत्वपूर्ण संस्था थी तथा इसका फ्रांसीसी समाज पर गहरा प्रभाव था। फ्रांस के चर्च के पास फ्रांस की कुल जमीन का 1/5 भाग था,
तथा चर्च को इस जमीन से काफ़ी आय होती थी। लेकिन क्रांतिकारियों ने फ्रांस से पोप के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। संविधान की शपथ न लेने वाले पादरियों को कड़े दंड दिए गए। फ्रांस में धार्मिक सहनशीलता स्थापित कर दी गई। प्रोटेस्टेंटों तथा यहूदियों को अपने धर्म का प्रसार करने की छूट दे दी गई। इस प्रकार क्रांति काल में धर्म को व्यक्तिगत मामला मानकर राजनीति से उसे अलग कर दिया गया। किसानों की अवस्था में भी सुधार हुए और आर्थिक समृद्धि भी आई। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक परिणाम या तात्कालिक कारण फ्रांस पर छाया गंभीर आर्थिक संकट था। परंतु क्रांति के बाद फ्रांस में तेजी से आर्थिक विकास हुआ। क्रांति काल में चर्च की विशाल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे जनता को अपार धन दौलत प्राप्त हुई। हालांकि क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर यह भी पड़ा कि फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ साथ कष्ट भी दिए। अराजकता और रक्तपात का जो खेल प्रारंभ हुआ वह 1794 में आतंक के शासन की समाप्ति के साथ ही बंद हुआ। क्रांति के दौरान जिन लोगों ने भी क्रांति का विरोध किया उन पर अनेक अत्याचार किए गए। हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला गया। हजारों लोग देश छोड़कर भाग गए। लुई 16वें को फांसी दिए जाने से यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रांस पर आक्रमण कर दिए गए। इससे अनेक लोग मृत्यु का शिकार हो गए। इस प्रकार क्रांति के काल में मानवता को अनेक अत्याचार झेलने पड़े, जिनकी समाप्ति के साथ ही निरंकुश राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा साथियों, हम लोग देखते हैं कि यूरोप पर भी क्रांति के प्रभाव पड़े। इससे यूरोप का गुटों में विभाजन हो गया। फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप गुटों में बंट गया। ये थे फ्रांस के समर्थक यानी गणतंत्र के समर्थक तथा इंग्लैंड के समर्थक यानी राजतंत्र के समर्थक। क्रांति के प्रारंभ में इंग्लैंड व अन्य देशों में क्रांति पर खुशियाँ मनाई गई, लेकिन जब लुई 16वें को फांसी दे दी गई तो इंग्लैंड का धैर्य समाप्त हो गया और उसने 15 अन्य छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया तथा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस गठबंधन को प्रारंभ में सफलता मिली, परंतु बाद में फ्रांस विजयी रहा। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति पर यूरोप के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। जिन देशों में राजतंत्र का बोलबाला था उन देशों के शासक अपने आप को क्रांति के प्रभावों से बचाने का प्रयास करते रहे। रूस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा टर्की जैसे निरंकुश देशों में निरंकुशता और कड़ी कर दी गई तथा इन देशों को अंत में इंग्लैंड के नेतृत्व में फ्रांस में राजतंत्र को बचाने के लिए फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़ा। बेल्जियम में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, परंतु वहाँ के लोग ऑस्ट्रिया की शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति का प्रभाव विद्रोह के रूप में देखने को मिला। इससे अनेक देश जो थे ना, जिन में क्रांति हो सकती थी या जिन में विदेशी शासन का प्रभाव था, उन लोगों ने इस क्रांति से बड़ी प्रेरणा ली थी और विद्रोह किए थे। इसके अलावा यूरोप में अन्य परिवर्तन भी हुए। क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब क्रांति के सिद्धांतों का प्रचार फ्रांस के बाहर किया तो हालांकि जो निरंकुश राजा थे उन्होंने तो इसका विरोध किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो क्रांति के पक्ष में थे। विश्व पर भी क्रांति के स्थायी प्रभाव पड़े साथियों। 1789 की फ्रांस की क्रांति संपूर्ण विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। फ्रांस की क्रांति निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष थी। बूर्बो वंश के शासक राजा के देवी अधिकारों में विश्वास करते थे तथा निरंकुश राजतंत्र ही राज्य का स्वरूप होता था। क्रांति के दौरान जनता ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंकुश राज्य के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और उसकी जड़ों को उखाड़ फेंका। ये क्रांति ने राज्य की प्रकृति में एक नया तत्व सम्मिलित किया। यह नया तत्व था जनता की संप्रभुता। इस प्रकार क्रांति से उदारवादी एवं कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का विकास हुआ।
फ्रांसीसी क्रांति की विश्व को सबसे महत्वपूर्ण देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय था। ये नारे क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति की प्राचीन व्यवस्था को उखाड़ने के लिए लगाए गए थे तथा रूसो जैसे महान दार्शनिक की शिक्षाओं पर आधारित थे। इन नारों के द्वारा फ्रांस के लोग मानव को बंधनों से मुक्त करके समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज व्यवस्था का गठन करना चाहते थे तथा वे आपस में तालमेल के साथ रहना चाहते थे। इस फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जिन नई शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का उदय हुआ, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भी प्रमुख थी। क्रांति के दिनों में फ्रांस के लोगों में धर्म, भाषा, नस्ल, रीति रिवाज तथा परंपरा के आधार पर एक अद्भुत एकता नजर आई, जिसे राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। इसी भावना के कारण फ्रांस के लोगों ने स्टेट जनरल का नाम राष्ट्रीय सभा रखा। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गई थी। इसके अलावा साथियों, प्रजातंत्र, समाजवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में शासन व्यवस्था में नए आदर्श स्थापित हुए। क्रांति से पहले विश्व के निरंकुश राजतंत्रों का बोलबाला था, परंतु क्रांति काल में जिस प्रकार जनता ने राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा स्वयं सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, उससे व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता मिली। जनता की इच्छा ही कानून बन गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली। धीरे धीरे विश्व में प्रजातांत्रिक विचारों का विकास हुआ। क्रांतिकारियों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में समानता स्थापित करके सामंतवाद का अंत, दास प्रथा की समाप्ति, कानूनों की समानता, चर्च की भूमिका आदि के लिए आदि विकसित करके समाजवाद की पृष्ठभूमि तैयार की। क्रांतिकारियों की इस घोषणा से कि फ्रांस दुनिया के प्रत्येक भाग में निरंकुश राजतंत्रों के विरुद्ध होने वाले संघर्षों को सहायता देगा, से अंतर्राष्ट्रीयतावाद की झलक मिलती है। फ्रांस की इस घोषणा से यूरोप के देश एक दूसरे के निकट आए तथा कालांतर में नेपोलियन के पतन व यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था, राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से अंतर्राष्ट्रीयवाद को बल मिला। साथियों, यदि हम लोग बात करें क्रांति के प्रभावों की, तो हम ये भी देखेंगे कि इससे सांस्कृतिक विकास भी इसका एक प्रभाव था। क्रांति के परिणाम स्वरूप साहित्य एवं शिक्षा का अद्भुत विकास हुआ। नेशनल कन्वेंशन तथा नेपोलियन के काल में फ्रांस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ये क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। जो नेपोलियन के काल में जो फ्रांस में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, उसका जो मेन कारण था साथियों, वो भी क्रांति ही थी। मतलब अनेक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए। इन केंद्रों का विश्व के अन्य भागों पर भी असर हुआ। पेरिस विश्वविद्यालय का अनुसरण करते हुए यूरोप के कई भागों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। साहित्यिक क्षेत्र में भी क्रांति ने अपना प्रभाव दिखाया। कवियों, लेखकों एवं साहित्यकारों को स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे नए विषय मिले। वहीं प्राचीन सामाजिक संस्थाओं जैसे दास्ता, सामंतवादी, चर्च का जीवन आदि की बुराइयों के विषय में भी अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। विक्टर ह्यूगो, वर्ड्सवर्थ, गोएटे, कांत, एल्बर्ट सोरेल, ताकेबिल आदि विद्वानों की रचनाओं का विषय फ्रांसीसी क्रांति है। संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कला, चित्रकला, नृत्य एवं गायन के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया तथा प्रगति हुई। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के बाद सांस्कृतिक जीवन में या सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समूचे विश्व को प्रभावित किया। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही पुरातन व्यवस्था का अंत करके स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के रूप में मानव समाज को एक अमर संदेश दिया, जिसके फलस्वरूप एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। इस क्रांति ने विश्व में जितनी अधिक राष्ट्रीयता एवं जनतांत्रिक भावनाओं को जागृत किया, उतनी अन्य क्रांतियों से नहीं हुई। मानव समाज की ये अमूल्य निधियां हैं जो आज तक समस्त विश्व को प्रभावित कर रही हैं। क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता की भावना मानव के हृदय पर अमिट रेखाओं की तरह पड़े हैं
और पीड़ित, त्रस्त, भयभीत तथा दलित रहने वाले हजारों हजार लोगों को और देशों को मुक्ति का नव संदेश आज भी दे रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।